नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इकोनॉमी दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करने का प्रयास करते हैं, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपकी एग्जामिनेशन में आए तो उस प्रश्न को हल करने में आपको किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। सामान्यतः इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हाल फिलहाल की जितनी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित खबरें हैं, उन पर आपका एक व्यापक समझ का निर्माण हो सके, उनसे आप लगातार अपडेट होते रहें। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। बजट 1955 पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो 1955-56 का बजट संसद में पेश किया गया था, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत की थी। विशेष तौर से भारी उद्योगों की स्थापना के अंतर्गत उसका विशिष्ट महत्व स्थापित हो जाता है। ये विशिष्ट महत्व इसलिए भी है कि भारत में 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी और पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1956 तक थी। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होनी थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारी उद्योगों की स्थापना, या आप कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की स्थापना को लेकर के था। भारत में उद्योगों को बढ़ावा देने को लेकर कर था। ये भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना से एक अलग हटकर के दृष्टिकोण था, जिसको भारत सरकार शुरू करना चाहती थी, और इसकी शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना की 1956 में होनी थी। तो उससे जस्ट पहले का जो बजट था 1955-56 का, उसने किस प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना की पृष्ठभूमि का निर्माण किया, इस वजह से 1955-56 का जो बजट है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि संसद का जो वर्तमान सेशन है वो बजट सेशन है और वो लगातार चल रहा है, वो प्रगतिशील है, तो उस संदर्भ में बजट पर चर्चा करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। और आप जानते हैं कि बजट पर हमारा विशिष्ट प्रोग्राम आ चुका है, वो आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिए। अब हम यहाँ 1955 के बजट पर सामान्य रूप से चर्चा करेंगे। बजट विकास को किस प्रकार से गति प्रदान कर सकता है, या रुके हुए विकास को किस प्रकार से पटरी पर ला सकता है, इसके अंतर्गत भी बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बजट और विकास के मुद्दे को भी समझेंगे। भारत में शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए बजट क्यों महत्वपूर्ण है, इस पक्ष को जानना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही हम एक अवधारणात्मक समझ आपकी प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात पर भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात यानी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो पीसीआर क्या है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले 1955 के बजट पर बात करते हैं। 1955-56 का ये बजट था और इसके आर्थिक संदर्भ को ठीक प्रकार से ऊपर से समझ लेते हैं। 1955 का जो केंद्रीय बजट था ये भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कौन थे वित्त मंत्री जिन्होंने ये बजट प्रस्तुत किया था? वो थे सीडी देशमुख। तो सीडी देशमुख के द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था और इसने भारत के औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन की नींव रखी थी? भारत में विनिर्माण, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के अंतर्गत, यानी भारत में अलग अलग वस्तुओं का निर्माण हो, भारत अलग अलग वस्तुओं के निर्माण का केंद्र बने, इस चीज को केंद्र में रखकर। अगर भारत उद्योगों का केंद्र बनना चाहता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करता बनना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि भारत में कच्चे तेल की भी आपूर्ति होनी चाहिए और भारत में कच्चे तेल की, माफ कीजिएगा, कच्चे माल की आपूर्ति होनी चाहिए। और भारत में कच्चे माल की आपूर्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा हो जाता है? कृषि हो जाता है। तो इस बजट के माध्यम से कृषि और विनिर्माण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 1954 के जो आर्थिक हालात थे उसमें कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि देखी गई और दिसंबर 1954 तक जीवन यापन की लागत में 7% की गिरावट भी हुई। तो ये अपने आप में एक बेहतर संकेत को प्रदर्शित करता है, जहां पर 1954 के आर्थिक हालात में कृषि में भी बढ़ोतरी हुई, औद्योगिक उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई और जीवन यापन की लागत भी कम हो गई। तो ये डबल बेनिफिट भारतीय जनता के लिए उस समय का हो गया। हालांकि इसी ये जो हमारा पूरा वर्ष चल रहा था 1954 से 55 का, इसमें जो तीसरी तिमाही थी उसमें 15 करोड़ रुपए का भुगतान संतुलन का भारत के पास घाटा भी था। लेकिन वित्त मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि ये जो कमी है ये बेसिकली बहुत ही अल्पकालिक है। हालांकि भारत को विदेशी मुद्रा के संदर्भ में दीर्घकालिक रूप से कुछ चिंताएं करने की आवश्यकता है। उस समय के वित्त मंत्री ने यह दृष्टिकोण सामने रखा। भुगतान संतुलन का आप जानते होंगे। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस प्रकार से निकला जाता है? भारत जितना व्यापार करता है वस्तुओं का और जितना आयात करता है,
और अगर भारत का निर्यात ज्यादा है, सरप्लस ज्यादा है, चाहे वो वस्तुओं का है, सेवाओं का है, अगर भारत निर्यात ज्यादा वस्तुओं का करता है तो भारत को अधिशेष होता है, सरप्लस होता है, तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहता है। अगर भारत का निर्यात घट जाता है, भारत ज्यादा चीजों का आयात करता है, चाहे वो वस्तुगत हो चाहे सेवाओं का हो, तो इस संदर्भ में भारत का जो भुगतान संतुलन है वो नेगेटिव में चला जाता है, या आप कह सकते हैं कि जो अधिशेष की स्थिति थी वो घटाव में चली जाती है, वो अधिशेष रह करके एक तरह से घाटा हो जाता है, जिससे भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ती है। तो यही भुगतान संतुलन है, इसको हमने कई प्रोग्राम में समझने का प्रयास भी किया है। 1955 का जो बजट था उसके प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से थे, प्रमुख जोर कौन कौन से क्षेत्रों पर था? अगर हम कराधान यानी टैक्सेशन और शुल्क की बात करें तो हम देख सकते हैं कि आय संरचना में भी कुछ एडजस्टमेंट किए गए, कुछ समायोजन किए गए। जैसे उस समय 2000 रुपए काफी अच्छी कीमत होती थी, तो उस समय 2000 रुपए तक कमाई करने वाले विवाहित व्यक्तियों को कर से छूट प्रदान की गई। साथ ही सुपर कर स्लैब में, यानी ऐसे व्यक्ति जो बहुत रिच माने जाते थे, तो उसके दायरे को बढ़ाया गया। तो पहले ये दायरा ज्यादा हुआ करता था और बाद में सुपर कर स्लैब में 20,000 तक की वार्षिक आय वाले को भी शामिल कर दिया गया, यानी जिनकी आय 20,000 रुपए वार्षिक है उनको भी सुपर कर स्लैब में शामिल कर दिया गया। और कंपनियों के अप्रत्याशित लाभ पर यानी बहुत ज्यादा लाभ पर कर भी लगाया गया। चीनी हो, वस्त्र हो या अन्य कई वस्तुओं पर शुल्कों को बढ़ाया गया ताकि राजस्व घाटे को कम किया जा सके, जो रेवेन्यू घाटा है उसको कम किया जा सके। और स्मॉल सेविंग्स मूवमेंट को प्रोत्साहित किया गया, छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित किया गया, जो बचत इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सके, निवेश में कन्वर्ट हो सके। और 45 करोड़ के संग्रह का लक्ष्य रखा गया स्मॉल सेविंग्स मूवमेंट को प्रोत्साहित करके, जो बाद में 52 करोड़ के संग्रह को भी पार कर गया था। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप आयकर संरचना में परिवर्तन देखने को मिला, कुछ वस्तुओं पर शुल्कों को बढ़ाया गया, स्मॉल सेविंग्स मूवमेंट को भी प्रोत्साहित किया गया, और साथ ही जो संग्रह था उसके माध्यम से उसको भी, जो लक्ष्य था उसको भी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। इस मुद्दे को और समझेंगे 1955 के बजट को, उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। नोएडा में हमारे आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच, एक हिंदी का और एक इंग्लिश माध्यम का प्रारंभ होने वाला है। हिंदी का बैच 21 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका टाइमिंग होगा सुबह 11:30 बजे, और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। आप 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं, और कॉल करने के माध्यम से इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। प्रयागराज, लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ होने वाले हैं। प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा, लखनऊ में 20 फरवरी से। प्रयागराज में बैच सुबह 8 बजे से होगा, लखनऊ में सुबह 11:30 बजे से होगा। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं, और सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं इन बैचेस में एडमिशन लेकर के। चलिए 1955 के बजट के कुछ और फोकस क्षेत्रों को देखते हैं। किस प्रकार से औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे छोटे उद्योग थे, उनको कर से मुक्त कर दिया गया ताकि उनके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए कपास के कपड़े पर निर्यात शुल्क को, यानी एक्सपोर्ट जो ड्यूटी थी, उसको भी घटा दिया गया। नए कारखानों और मशीनरी के लिए 25% विकास छूट दी गई, जिससे औद्योगिक उत्पादन में 11% की वृद्धि देखने को मिली। इसी तरह से हथकरघा उद्योग, सीमेंट, स्टील और जूट जैसे विशिष्ट उद्योगों के विकास के लिए भी कर रियायतें प्रदान की गई, और इस प्रकार से औद्योगिकरण को भी बढ़ावा दिया गया। प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवंटन किस प्रकार से किया गया इस बजट में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो, तो शिक्षा के लिए बजट आवंटन में 7.3 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई। आपको इससे अनुमान भी लगेगा कि किस प्रकार से, आप चाहे मुद्रास्फीति कह लो या भारत की जीडीपी में कितना उछाल आ चुका है 1955 के मुकाबले, कि आज अगर हम इस बजट की तुलना करें तो ये बहुत ही छोटा सा नजर आता है, लेकिन अपने उस समय के संदर्भ में ये बहुत व्यापक हुआ करता था। हालांकि हमेशा से भारत में इस बात की भी जरूरत महसूस की गई कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो बजट खर्च है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो बजट है वो ज्यादा खर्च होना चाहिए, यानी जितना उस पर खर्च किया जाता है जीडीपी के संदर्भ में वो कम है, और उस खर्च को बढ़ाया जाना चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बजट में 1.96 करोड़ की वृद्धि
की गई, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। रक्षा क्षेत्र के लिए भी आवंटन को बढ़ाया गया, जिसका एक हिस्सा शॉर्ट टर्म कर्मियों यानी अल्पकाल के लिए जो कर्मी थे उनके उनके लिए नए पेंशन योजनाओं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन के लिए था। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उत्पादन करना भारत में बेहद ज्यादा जरूरी था अगर हम रक्षा क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहें। तो इस प्रकार का आवंटन भारत में किया गया। इसका आर्थिक प्रभाव या इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रगति को इसने किस प्रकार से सुनिश्चित किया, उसको देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि के पैमाने पर देखें तो कई तरह के आप कह सकते हैं कि चुनौतियों के बावजूद भी भारत में जो उत्पादन स्तर है वो अपेक्षित रहा और अपेक्षित सीमाओं को भी उसने पार किया। जैसे बाढ़ और चक्रवातों के बावजूद कृषि उत्पादन स्थिर रहा और वाणिज्यिक फसलों ने अपेक्षित उत्पादन स्तरों को पार किया। बजट ने विशेष रूप से स्टील, वस्त्र, सीमेंट और रसायनों जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण की अगर बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने भारी फाउंड्री का मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार का कारखाना है जहां पर आप किसी धातु को गला करके उसे कोई शेप प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार से गियर कटिंग, जहां पर गियर विनिर्माण से जुड़ा हुआ जो क्षेत्र है, और संरचनात्मक निर्माण कार्यशालाओं के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की, जिससे भारी मशीन निर्माण उद्योगों की नींव पड़ी। स्टील की कमी को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील संयंत्र स्थापित करने के लिए आयरन और स्टील मंत्रालय का गठन किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यानी आयरन और स्टील मंत्रालय का गठन 1955-56 के ही बजट में किया गया था। इस तथ्य को विशेष तौर से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और इस बजट से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों को भी देखते हैं। तो औद्योगिकरण की प्रगति के बावजूद भारत में इस बजट के बावजूद 13% की बेरोजगारी में वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि औद्योगिकरण को तो बढ़ावा दिया, लेकिन वो जो औद्योगिकरण है वो नौकरियों के सृजन में परिवर्तित नहीं हुआ। तो नौकरियों के सृजन में परिवर्तित नहीं रहा, ये इस बजट की एक महत्वपूर्ण कमी माना जाता है। 5 साल की अवधि में भारत की कुल आय अपेक्षित 11% के मुकाबले 18% तो बढ़ी, लेकिन 1955 तक भारत में मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में रही। लेकिन भारत नौकरियों के सृजन में पिछड़ेपन पर रहा, या नौकरियों का सृजन उस स्तर पर नहीं कर पाया जिस प्रकार से उसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था, या जिस उम्मीद से उसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया था। तो ये हमारा 1955 के बजट पे बात हुई। अब हम देखते हैं कि बजट विकास में रुकावट को कैसे रोक सकता है। अगर विकास में किसी प्रकार की रुकावट है, डेवलपमेंट में किसी प्रकार की रुकावट है और बजट पेश किया जाता है, तो बजट उस विकास की रुकावट को किस प्रकार से कम कर सकता है, इसे एक केस स्टडी के माध्यम से देखते हैं। और इस केस स्टडी में हम अध्ययन इस प्रकार का करेंगे कि वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2030 की सामान्य स्थिति किस प्रकार से हमारे सामने आती है, और साथ ही इससे पहले की यानी वर्ष 2004 से लेकर के वर्ष 2011 की स्थिति हमारे सामने किस प्रकार से सामने आती है, और इन दोनों स्थितियों में किस प्रकार से अंतर था। आप देख रहे होंगे कि हाल फिलहाल में जितनी भी संस्थाएं हैं वो भारत की विकास दर में जो अनुमान है, उसका जो जीडीपी में समृद्धि दर का अनुमान है, उसको लगातार कम करती हुई जा रही हैं। इससे भारत में एक मंदी का आभास होता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रकार की मंदी का आभास हो रहा है, तो इस पर व्यापक रूप से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हाल ही की जो सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अनुमानित दरें हैं, ये अपेक्षाकृत कम है, जो मंदी का संकेत देती है। निजी उपभोग जो घरेलू मांग का मुख्य चालक है, वो सुस्त बना हुआ है, यानी प्राइवेट जो कंजप्शन है, जो लोगों का कंजम्पशन है, यानी वो उपभोग पर कम खर्च कर रहे हैं, जिससे मांग का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा सुस्त बना हुआ है, और मांग ही किसी अर्थव्यवस्था को चलाने वाला प्रमुख पहिया होता है। इस अवधि में प्रमुख झटके यानी जो वर्ष 2011 से 2023 की अवधि है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐसा माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण झटके भी रहे हैं। वो झटके क्या है, उसमें ऐसा माना जाता है कि जब सरकार ने नवंबर 2016 में नोटबंदी का निर्णय लिया था, वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण झटका हो सकता है। इसी प्रकार से जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जीएसटी से संबंधित भी कई प्रकार के परिवर्तन भारत सरकार को करने पड़े हैं, और उसने कई उद्योगों को एक प्रकार से
कई उद्योगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, लेकिन बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। उसके बाद भारत में 2020-21 में आ जाती है कोविड-19 महामारी, और उसके कारण भी अर्थव्यवस्था को व्यापक तौर से नुकसान होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण झटके इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए माने जा रहे हैं। बढ़ी हुई पूंजीगत व्यय के बावजूद अगर भारत सरकार ने पूंजीगत व्यय भी बढ़ाया है, यानी जो किसी उद्योग के आधारभूत तत्व होते हैं, जब हम पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो क्या इसका क्या मतलब है? मान लिया आप किसी फैक्ट्री को या किसी कारखाने को स्थापित करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक इमारत लेंगे, वहां पर फर्नीचर भी रखेंगे, उसके लिए मशीनरी का भी जुगाड़ करेंगे, मशीनरी भी खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आती है, जो किसी उद्योग के आधार का निर्माण करती हैं, और धीरे धीरे उस उद्योग में उत्पादन होता है, और उत्पादन होने के साथ अगर उसकी मांग हो तो रोजगार भी बढ़ता है, आपको काम पर लोग भी रखने पड़ते हैं ज्यादा उत्पादन करने के लिए, और आर्थिक गतिविधि का जो पहिया है वो चल पड़ता है। तो बढ़ी हुई पूंजीगत व्यय के बावजूद विकास जैसा अपेक्षित था वैसा नहीं हुआ। इस अवधि में पूंजीगत व्यय तो बढ़ाया गया, इस तरह के व्यय तो बढ़ाए गए, लेकिन विकास जैसा अपेक्षित था वैसा नहीं हो पाया है। 2004 से 11 की अवधि में उच्च विकास और गरीबी में कमी देखी गई, जबकि वर्तमान चरण में ऐसा नहीं देखा गया। तो 2004 से 11 में ऐसा क्यों हुआ था उसको भी देख लेते हैं। उच्च विकास के कारण क्या थे? 2004 से 2011 के बीच आय असमानता तो बढ़ी, लेकिन नीचे के 80% लोगों की जो उपभोग वृद्धि थी वो शीर्ष 20% लोगों से ज्यादा रही। यानी उनके द्वारा होने वाले उपभोग वृद्धि का जो पैटर्न था, जो नीचे के 80% लोग थे वो उनका उपभोग में जो वृद्धि थी वो ऊपर के 20% लोगों से भी ज्यादा थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक पक्ष के रूप में विद्यमान रही। राज्य नीति की इसमें विशेष रूप से भूमिका रही, क्योंकि उसने असामान्य उपभोग संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उसके सरकारी खर्च में निम्न आय वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। सरकार ने जो खर्च किया वो निम्न आय वर्ग की तरफ केंद्रित था, जिससे उसके उपभोग में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो निचला आप कह सकते हैं जो निम्न आय वर्ग है उसकी संख्या ज्यादा है, और उसने अगर उपभोग बढ़ाया अपना, तो उससे अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर मांग के स्तर का निर्माण हुआ, और मांग के स्तर के निर्माण के कारण उत्पादन भी बढ़ाना पड़ा, जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया लगातार घूमता चला गया। आय हस्तांतरण निम्न वर्ग के लोगों में, या आप कह सकते हैं निम्न आय वर्ग में, किस प्रकार से हुआ? कई योजनाओं के माध्यम से हुआ। उसमें एक महत्वपूर्ण योजना है नरेगा, जिसको बाद में हमने महात्मा गांधी नरेगा के नाम से परिवर्तित किया, प्रतिस्थापित किया, उसका नाम परिवर्तित किया। तो इस तरह की योजनाओं पर जो खर्च था वो पूंजी गहन परियोजनाओं पर खर्च था, यानी आप कह सकते हैं कि आय हस्तांतरण पर खर्च पूंजी गहन परियोजनाओं के बजाय अधिक था, जिससे जनसाधारण उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जो हमें देखने को मिल रहा है, अभी जो हमने कहा, वर्तमान में हमें देखने को मिल रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च ज्यादा है, लेकिन वर्ष 2004 से 11 की जो अवधि थी उसमें जनसाधारण की तरफ खर्च ज्यादा था, उसकी तरफ खर्च ज्यादा बढ़ा हुआ था, उसकी आय बढ़ाने पर ज्यादा खर्च था, जिससे उसका उपभोग बढ़ा और अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर मांग की जरूरत पैदा हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है 2004 से 11 और 2011 से 23 के बीच। नरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यय को बढ़ाया। सामाजिक सेवाओं पर खर्च इस आर्थिक उछाल के साथ मेल खाता है। न केवल इस तरह से जो निम्न आय वर्ग था उस पर सरकारी खर्च ज्यादा था, बल्कि सामाजिक सेवाओं पर भी खर्च इसी प्रकार से बढ़ाया गया, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या वेलफेयर स्कीम्स हो। तो ये सारी चीजों ने मिलकर के उच्च विकास का कारण बना वर्ष 2004 से 11। मंदी को रोकने के लिए जो वर्तमान में एक बात कही जा रही है कि वर्तमान में एक मंदी की स्थिति दिखाई देती है, उसको रोकने के लिए सरकार की वर्तमान प्रतिक्रिया क्या है? सरकार ने मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसकी चर्चा अभी आपने की थी, उस पर ध्यान केंद्रित किया है, ये उम्मीद करते हुए कि इससे निजी निवेश बढ़ेगा। यानी अगर सरकार कैपिटल व्यय बढ़ाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी अलग अलग उद्योगों में निवेश करने की, और अलग अलग उद्योगों में निवेश करने की प्रेरणा मिलेगी तो वो उत्पादन बढ़ाएंगे, और उत्पादन बढ़ाएंगे तो जितना उत्पादन बढ़ेगा उससे रोजगार भी उत्पन्न होगा, और माल बिकेगा तो और ज्यादा उत्पादन की आवश्यकता भी बढ़ेगी।
लेकिन ये रणनीति प्रभावी नहीं रही क्योंकि कॉरपोरेट क्षेत्र ने इसका जवाब नहीं दिया। यानी कॉरपोरेट क्षेत्र ने निजी निवेश नहीं बढ़ाया, निजी निवेश कम ही रहा और ये चक्र चला ही नहीं। जो कम कर दर है, यानी कॉरपोरेट क्षेत्र में जो दर है वो भी कम की गई, जैसे 30% से 22% तक कॉरपोरेट कर कटौती की गई और उसने भी निवेश को बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि कंपनियां इस समय और अधिक निवेश करने में संकोच कर रही हैं जब मौजूदा फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के माध्यम से निजी निवेश को बढ़ाने की कोशिश तो की, लेकिन जो मौजूदा ऑलरेडी फैक्ट्रियां हैं वही अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं और इसलिए पूंजीगत व्यय अगर सरकार की तरफ से बढ़ाया भी गया है तो ये निवेश में तब्दील नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्रियां अपनी क्षमता से कम काम कर रही हैं। पूंजीगत व्यय आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा, खास तौर से जब उपभोक्ता मांग कम रही है। तो आप इस पूरे मुद्दे को समझ गए होंगे। विकास को पुनर्जीवित करने के लिए किस प्रकार की सिफारिशें की गई है? राजस्व व्यय में वृद्धि की सिफारिश की गई है कि राजस्व व्यय में वृद्धि होनी चाहिए, जिस प्रकार से वर्ष 2004 से 11 के दौरान हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से विशेष रूप से सामाजिक क्षेत्र में भी वृद्धि करने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि श्रमिकों की आय और मांग बढ़े, यानी श्रमिकों के स्वास्थ्य, उनके शिक्षा और श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा और साथ ही उनके वेलफेयर के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे इकोनॉमी में व्यापक स्तर पर एक मांग उत्पन्न। उच्च राजस्व व्यय से आय और रोजगार का जो गुणक प्रभाव है, जिसकी प्रक्रिया अभी हमने देखी थी, वो बढ़ता है, जो निजी निवेश को भी शुरू कर सकता है। पूंजीगत व्यय को श्रम गहन परियोजनाओं पर केंद्रित करना चाहिए। जो पूंजीगत व्यय है वो ऐसी योजनाओं पर, ऐसी तरफ केंद्रित होना चाहिए जो कि श्रम गहन है, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग काम करते हैं, जो कि उच्च आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। अब हम देखते हैं कि बजट किस प्रकार से शिक्षा में ज्यादा बजट की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो किसी भी समाज के फाउंडेशन का निर्माण करती है। फाउंडेशन का निर्माण किस प्रकार से करती है कि अगर आप शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा निवेश करते हैं तो आपकी जो भविष्य की पीढ़ी है वो कई तरह के कौशल, कई तरह की योग्यताओं से युक्त होगी और इसलिए जब वो एनर्जी, जब वो योग्यता मिलकर के काम करेगी तो इससे अर्थव्यवस्था के जो पहिए हैं, अर्थव्यवस्था का जो विस्तार है वो बहुत व्यापक स्तर पर होगा और अर्थव्यवस्था की जो नींव है वो बेहद ज्यादा मजबूत होगी। इसलिए हमेशा माना जाता है कि अगर किसी भी समाज को लंबे समय में दीर्घकालिक रूप से विकास करना है तो उसके लिए जरूरी है कि हम शिक्षा में निवेश करें और स्वास्थ्य में निवेश करें। तो शिक्षा में भारत में निवेश करना बहुत जरूरी है और इसके लिए बजट आवंटन विशेष रूप से बेहतर होना चाहिए। तो शिक्षा के लिए बढ़ी हुई फंडिंग और स्मार्ट आवंटन की बात कर लेते हैं। भारत में जीडीपी का 3% से कम शिक्षा के लिए आवंटित होता है। सामान्यतः भारत में जो शिक्षा पर खर्च होता है वो जीडीपी का 3% से कम ही रहता है, जबकि इसके लिए जो अनुशंसा की गई है वैश्विक स्तर पर, जो सिफारिश की गई है वो लगभग 6% के आसपास की गई है। 6% के मानक से भारत में जो शिक्षा पर खर्च होता है वो बेहद ज्यादा कम है। शिक्षा भारत के स्थिर विकास और उसकी जनसंख्या के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा में निवेश को दोगुना करने से भारत में बेहतर स्कूल स्थापित होंगे, संसाधनों की भी सुलभता होगी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समान अवसर भी इससे खड़े होंगे। फंडिंग को शिक्षा में मापनीय परिणामों से जोड़ा जाना चाहिए। अगर हम फंडिंग कर रहे हैं तो उसके शिक्षा पर प्रभाव भी पड़ने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक रुपया छात्रों की भलाई में सीधे तौर से योगदान दे रहा है। यानी ये जो फंडिंग है ये सीधे तौर से गुणात्मक परिवर्तन में तब्दील होनी चाहिए भारत में, तभी परिवर्तन आ पाएगा। डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेशी शिक्षा में उपयोग करने के लिए भी फंडिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। डिजिटल शिक्षा की महान संभावना है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और संसाधनों की कमी है। तो ग्रामीण भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? एक तो गुणवत्ता परक शिक्षा की है और एक ग्रामीण भारत में जो बच्चे हैं उनकी संसाधनों तक पहुंच नहीं है। इन दोनों ही समस्याओं का समाधान डिजिटल शिक्षा के माध्यम से, एआई के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए संसाधनों समाधान को कम लागत, कम बैंडविड्थ वाले विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा प्रभावी हो सके। यानी इस प्रकार से आपको चीजों को बढ़ावा देना है शिक्षा के अंतर्गत कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ कोई भी बच्चा है वो एजुकेशन हासिल करना चाहता है
तो डिजिटल शिक्षा उसको कम लागत में हासिल हो सके, उसको ज्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, और ये काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जा सकता है। आप अपने जो कनेक्शंस हैं, ब्रॉडबैंड के जो कनेक्शन है, उसकी जो लागत है उसको प्रभावी बना करके भी ये काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षा को व्यक्तिगत पाठ योजनाओं, यानी सीधे तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी बच्चे की समस्याओं का समाधान कर सकती है, जो इंडिविजुअली आप उससे कोई लेसन ले सकते हैं। साथ ही इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल्स को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। आपसी वार्तालाप के माध्यम से आप शिक्षा हासिल कर सकते हैं, नई तकनीक के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, और उसमें निवेश की भी आवश्यकता होगी। इसी तरह से आपकी किसी समस्या का समाधान वो लोकलाइज्ड तरीके से करेगा, स्थानीय संदर्भ को ध्यान में रखते हुए करेगा, अगर हम उसे किसी भी चीज को डिजिटल शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समावेश कर देते हैं। और इसके लिए आपको निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इन सारे तरीकों से क्या होगा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का अंतर जो है वो दूर करने में मदद मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में एआई चालित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता चालित उपकरणों के लिए निवेश की आवश्यकता है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षण के अलावा छात्रों के ड्रॉप आउट जोखिम के पूर्वानुमान को करके उसी तरह से आगे बढ़ने की दिशा का तय करना भी शामिल हो जाता है। कौशल नवाचार यानी स्किल्स को बढ़ाना, कौशल विकास करना, स्किल्स का डेवलपमेंट करना और नवाचार इनोवेशन के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी को स्थापित करना भी महत्वपूर्ण है। सरकार, निजी क्षेत्र और विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग शिक्षा को उद्योग की आवश्यकता के अनुसार बनाने और कौशल आधारित पाठ्यक्रम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्रों में रचनात्मकता और उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसे साकार करने के लिए व्यावहारिक निवेश की आवश्यकता है। ये सारे बहुत ही सिंपल तथ्य है, आपको समझाए जा चुके हैं। अकादमिक संस्थानों यानी जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, इनके बीच सहयोग के लिए कर प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है और इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। साथ ही नवाचार यानी इनोवेशन और वास्तविक समय समाधान की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। एक और टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो, पीसीआर। क्या है ये एक प्रक्रिया है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा अनुपात है जिसमें बैंक अपनी खराब संपत्तियों, अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट का तो नाम सुना ही होगा, गैर संपादित परिसंपत्ति या गैर निष्पादित परिसंपत्ति, बैंकों की ऐसी संपत्ति जो कि परफॉर्म ना करे। मान लिया बैंक ने किसी को लोन दिया है, वो लोन वापस ही नहीं आ रहा है, न तो उसका मूलधन तो छोड़ दीजिए, उसका ब्याज भी वापस नहीं आ रहा है, तो उस तरह की संपत्ति का अगर एक समय निर्धारण किया जाए कि इतने समय में इतना लोन नहीं आया या इतने समय में पैसे वापस नहीं आए, तो उसके आधार पर कैटेगरी निर्धारित की जाती है और उस संपत्ति को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति माना जाता है। अब ये प्रोविजनिंग क्या है, इसमें बैंक अपनी खराब संपत्तियों यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, परिसंपत्तियों, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कवर करने के लिए एक निर्धारित प्रतिशत के अनुसार फंड्स अलग रख देते हैं। यानी आपने ये अंदाजा लगा लिया कि हमारा इतना जो राशि है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है और इसका एक खास प्रतिशत आपने अलग रख लिया ताकि किसी तरह की जरूरत पूरी होती है या आपको ये जो घाटा है इसको समायोजित करने के लिए किसी विशिष्ट फंड की आवश्यकता पड़ सकती है, तो आप इसका एक परसेंटेज अलग रख लेंगे और उसको हम कहेंगे पीसीआर यानी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो। बैंक को प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के आधार पर खराब परिसंपत्तियों के लिए फंड्स निर्धारित करने होते हैं। इसमें आरबीआई की भूमिका क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए विवेकपूर्ण रेगुलेशंस, नियमन स्थापित किए हैं कि बैंक प्रोविजनिंग को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें। अगर आपकी समझ में अभी तक नहीं आया है तो इसको और विस्तार से समझ लेते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी विशेष श्रेणी के खराब ऋणों के लिए प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात 70% है, तो बैंक को उन ऋणों का 70% अपनी प्रॉफिट से अलग रखना होगा। और समझते हैं इसको। बैंक की जो खराब संपत्तियां हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उन खराब संपत्तियों में वे ऋण और निवेश शामिल हैं जो या तो गैर निष्पादित है, नॉन परफॉर्मिंग है, या जिन्हें चुकता नहीं किया जा रहा है, जो अभी तक चुकता नहीं किए गए हैं। बैंक इन संपत्तियों को उनके पुनर्भुगतान न होने की अवधि, जैसे एनपीए या संदेहास्पद जो संपत्तियां हैं, जो डाउटफुल संपत्तियां हैं, उसके आधार पर वर्गीकृत करता है और इनके खास प्रतिशत को अलग रख देता है। अलग इसलिए रख देता है कि अगर
ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ही रहते हैं, तो इसकी वजह से उसकी जो तरलता है, उसकी जो लिक्विडिटी है, या इस समस्या से वो ज्यादा से ज्यादा प्रभावित न हो। अगर उसके पास पहले से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का 1% रहेगा, तो अगर ये नॉन परफॉर्मिंग रहते हैं तो वो इसे समायोजित करने की उसकी ताकत भी बैंक की बढ़ेगी, और इसीलिए इसका एक परसेंटेज निर्धारित किया गया है आरबीआई के गाइडलाइंस पर। संपत्ति की गुणवत्ता के आधार पर यह प्रोविजनिंग की जाती है। संपत्ति की गुणवत्ता किस प्रकार से की जाती है? प्रोविजनिंग की आवश्यकता संपत्तियों की गुणवत्ता के आधार पर भिन्न होती है, जिसे आरबीआई द्वारा निर्धारित वर्गों में बांटा जाता है। आप ये जानते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी 4 श्रेणियों में बांटा जाता है, और उन्हीं 4 श्रेणियों के आधार पर यहाँ प्रोविजनिंग की व्यवस्था की गई है कि इनका 1% बैंक के पास पहले से ही मौजूद होना चाहिए, ताकि बैंक इन्हें समायोजित कर सके, एडजस्ट कर सके। वो ऐसा ना हो कि इतने बड़े स्तर पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स खड़े हो जाएं, जिससे बैंक ही हाथ खड़े कर दे, और जो बैंक के जमा करता है उनके पास कुछ ना बचे। तो बैंक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो एक प्रकार है वो है हानि संपत्तियां, या आप जिसको कहते हैं लॉस एसेट्स। ये ऐसे ऋण होते हैं जो कभी चुकता नहीं होंगे। ऐसे संपत्तियों के लिए बैंक कहता है कि 100% प्रोविजनिंग करनी होती है, कि आपको इतना एसेट्स अपने पास रखना होगा 100% के बराबर। एक है डाउटफुल संपत्तियां या डाउटफुल एसेट्स, संदेहास्पद संपत्तियां। वे ऋण जो एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुकता नहीं होते, उनका जो निश्चित समय सीमा थी उसके भीतर ये लोन चुकता नहीं हुए हैं, और प्रोविजनिंग अवधि के आधार पर इनकी भिन्न होती है। यानी जितनी अवधि है उसके आधार पर प्रोविजनिंग होगी। जैसे एक भाग है इसमें असुरक्षित भाग, जिसमें 100% प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, और एक है सुरक्षित भाग, यानी जो भविष्य में चुकता हो सकते हैं। इनके 25% से 100% तक प्रोविजनिंग की व्यवस्था हो सकती है, जो संपत्ति के संदिग्ध होने की अवधि पर निर्भर करता है। संपत्ति की गुणवत्ता के आधार पर प्रोविजनिंग का एक मानक है सब स्टैंडर्ड संपत्तियां, सब स्टैंडर्ड एसेट्स। वे ऋण जो कम समय में चुकता नहीं होते, इन पर 15% की सामान्य प्रोविजनिंग की आवश्यकता होती है। और मानक संपत्तियां नियमित ऋणों के लिए, यानी जो नियमित समय पर चुकता हो जाते हैं, उनकी न्यूनतम प्रोविजनिंग की आवश्यकता होती है, जो क्षेत्रों के हिसाब से डिपेंड करती है। जैसे एमएसएमई सेक्टर के लिए अलग प्रोविजनिंग होगी, हाउसिंग सेक्टर ऋण के लिए अलग प्रोविजनिंग होगी, उसके आधार पर ही प्रोविजनिंग होती है। और ये प्रोविजनिंग 0.25% से लेकर के 12.4% तक होती है। मान लिया कोई सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, मान लिया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, आपने इसे 100 करोड़ रुपए दिए, और 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो इसके लिए भी हमें अलग प्रोविजनिंग करने की आवश्यकता है। 100 करोड़ रुपए का मतलब है कि अगर हमने इसकी प्रोविजनिंग 1% करी, तो हमें भविष्य में इस संपत्ति से या इस लोन के देने से किसी प्रकार से बैंक को नुकसान ना हो, इसके लिए वो 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था पहले से करेगा, क्योंकि ये परफॉर्मिंग एसेट्स है। ये परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक विशिष्ट प्रकार है, आप ये कह सकते हैं स्टैंडर्ड मानक है, कि ये इसकी संभावना बेहद कम है कि ये विफल हो जाए। इसके बावजूद भी आप 1 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग, 1% की प्रोविजनिंग इसके लिए करते हैं, और इसके लिए गाइडलाइंस निर्धारित है। जिम्मेदारी किसकी है? ये ऋण संपत्तियों या निवेशों के मूल्यों में किसी प्रकार की हानि के लिए उचित प्रोविजनिंग सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन और कानूनी लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी होती है। अब इन्हीं सभी टॉपिक से संबंधित एक एक प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला प्रश्न है, 1955 का बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? आपके ऑप्शन है पंडित नेहरू, सीडी देशमुख, वाईबी चौहान या मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है, भारत में 2004 से 2011 की अवधि में सामाजिक सेवाओं पर खर्च में वृद्धि के क्या परिणाम हुए? आपके ऑप्शन है विदेश व्यापार में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में मंदी, ग्रामीण क्षेत्रों में आय और उपभोग में वृद्धि, और ऑप्शन डी है उच्च तकनीकी विकास। अगला प्रश्न है, शिक्षा में निवेश को दोगुना करने से क्या लाभ हो सकता है? ऑप्शन है केवल शहरी क्षेत्रों में शिक्षा बेहतर होगी, बेहतर स्कूल, सुलभ संसाधन और समान अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऑप्शन सी है शिक्षा शुल्क में कमी आएगी। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है, प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात पीसीआर क्या होता है? बैंक द्वारा दी गई कुल ऋण राशि का अनुपात, या बैंक द्वारा अपनी बुरी संपत्तियों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर की गई प्रोविजनिंग का अनुपात। ऑप्शन सी है बैंक द्वारा ग्राहकों को दिए गए ब्याज का अनुपात, या ऑप्शन डी है बैंक की कुल परिसंपत्तियों का अनुपात। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें, इन सभी प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।